एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम एक मेंस का टॉपिक करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है। तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 68वां, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग करेंगे और इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और बिहार के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन बाइलिंगुअल है, डाटा वगैरह सब आप इसे नोट डाउन करके आप क्वेश्चंस में, अगर डेमोग्राफिक पर आ गया तो क्वेश्चंस दीजिए, अदरवाइज बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसके एग्जांपल में आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। सिंपल सी भाषा क्या है ना, कि किसी भी कंट्री का जो यूथ होता है ना, यूथ होता है वो कितना, उसका एवरेज एज कितना है, यूथ क्या है। जैसे सपोज करो हमारा क्या है, 15 साल से काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे कंट्री में यूथ ज़्यादा है, हमारे कंट्री में क्या है, यूथ ज़्यादा है। अगर हम बाकियों कंट्री में देखेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, तो वहाँ पर बुढ़ापा ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखो, यूएन का एक रिपोर्ट आया था जो सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आया था, जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ना 2023 तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाला है। तो इस एग्जाम्पल को आप कोई भी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आएगा, पॉवर्टी आएगा या कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, कहीं भी आएगा ना, वहाँ पर इसको कोट कर सकते हो। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बनाया गया, देखो ग्राफ है, ग्राफ को भी आप वहाँ दर्शा सकते हो कि 2023 में इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, वही बढ़ के 2030 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 150 करोड़, और 2050 में 166 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, तो इंडिया जो है ना, अगर 2011 का हम सेंसस देखें, हम अभी देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक सिचुएशन अभी इंडिया का है क्या। तो ये सब जो डाटा दिख रहा है ना, उसको एग्जाम में लिखने होंगे, ठीक है। तो अभी जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना, उसका लगभग 17.5% हम लोग, इंडिया ही सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। ये 2011 के सेंसस के डाटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी क्या है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और हाल में ही फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, 5वां रिपोर्ट आया था, उसमें क्या बताया गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो है 2.1, ठीक है, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे आ चुका है, ठीक है। अब क्या है कि इसको आप एज अ पॉजिटिव पॉइंट में आप यूज कर सकते हैं कि इंडिया पॉपुलेशन पर अब कंट्रोल कर रहा है। मतलब क्या है, 2.1 का मतलब क्या है कि हर कपल से कितने बच्चे एवरेज पैदा होते हैं, तो 2.1, ठीक है। वहीं अगर देखोगे तो बिहार का क्या है दोस्तों, 3.03 है, ठीक है, तो 3 है। तो अभी एवरेज बिहार में क्या चल रहा है, तो एक कपल से 3 बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में आप इसको यूज कर सकते हैं, जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू फैमिली हेल्थ सर्वे कितना है इंडिया का, तो 1020, और बिहार का 1090। क्वेश्चन ऑलरेडी पीटी में पूछा जा चुका है। और मोर्टेलिटी रेट कितना, 27 और 103। तो ओवरऑल इससे हमें क्या लगता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, काफ़ी, मतलब क्या है, काफ़ी यूथ पॉपुलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। अब देखो, अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूथ रहेंगे तो एज ए ह्यूमन कैपिटल हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो लेबर जो है ना हमें ज़्यादा मिलेगा, लेबर सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो हर इंडस्ट्रीज़ वगैरह या कहीं भी हमें बंदे की ज़रूरत होगी तो कम पैसे में हमें मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसे आएंगे किसके पास, लोगों के पास। जब लोगों के पास पैसे आएगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और वो क्या करेंगे, एजुकेशन और हेल्थ और बाकी जो नीड्स है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप ह्यूमन कैपिटल को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, जो इंडिया में है, इंडिया में क्या है, ह्यूमन कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हमें इकोनॉमिक का ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उनका भी ग्रोथ मिलेगा। जिसके कारण क्या होगा, अगर हेल्थ और एजुकेशन में अगर सबके पास पैसे आ जाते हैं, हेल्थ और एजुकेशन सही हो जाता है,
तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ और एजुकेशन में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कम ही है लेकिन कम हो जाएगा। अगर हेल्थ सही है तो बाकी जो सब्सिडीज़ मिलता है इस स्कीम के थ्रू या बहुत जगह सब्सिडीज़ मिलते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ना, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में वो 50% से बढ़ के 60% हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंसी रेट जो है ना वो बहुत कम हुआ है इंडिया में। अब ये कैसे होता है, मतलब क्या है कि जैसे आपके घर में 2-3 बच्चे हैं और एक मेंबर है जो आपके फादर हो गए और एक माँ है। ठीक है, तो तीनों क्या है, किस पर डिपेंड है, अपने फादर पर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि ये सोल इनकम क्रिएटर है, इनकम ये कमा के लाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, तो तीनों इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि 60% जो है ना इंडिया का जो जनसंख्या है वो क्या है, काम करने वाला है, तो इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये काफ़ी हेल्प हमें हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ, अभी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 है उसके अनुसार क्या बोलता है कि इंडिया जो है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क फोर्स है ग्लोबली। ठीक है, अब इससे हमें क्या होगा कि एक तो हमारा ह्यूमन कैपिटल बनेगा जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट में, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ है, अदर कंट्रीज जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, अभी स्टार्ट ही है, आगे हम लोग देखेंगे, तो जैसे जापान हो गया, ठीक है ना, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो वहाँ पर जो मीडियन एज होता है ना, हमारे पास एवरेज जो यूथ का जो एज है ना मीडियन 28 साल है। ठीक है, वहाँ पर है ना लगभग 40 क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ पर बुढ़ापे आ गए हैं। तो वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ पर लेबर चाहिए। लेबर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ कौन हो जाएगा, लेबर मार्केट इंडिया प्रोवाइड करेगा। जब इंडिया लेबर मार्केट प्रोवाइड करेगा तो यहाँ से बंदे को बुलाया जाएगा कहाँ पर, विदेश में, जिसके कारण हमारा क्या होगा, रेमिटेंसेस भी आएंगे, जो विदेश से जो पैसा आता है वो भी आएगा। ठीक है, वो लोग डॉलर को इन्वेस्ट भी करेंगे इंडिया में। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसका, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, उसके अलावा जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी सस्ते लेबर की। तो ये कैसे होगा, ये ह्यूमन कैपिटल से ही होगा, इस यूथ से ही होगा। बस हमें क्या करना है, सही डायरेक्शन में उन्हें फोर्स करना है, सही डायरेक्शन में उनको ले जाना है। ठीक है, अब आज दोस्तों कि इसका चैलेंजेस क्या क्या है बोटल ने, अगर हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या है, तो एक क्वेश्चन आता है, एक बीपीएससी का क्वेश्चन था कि अगर ह्यूमन रिसोर्स को सही से यूटिलाइज नहीं करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ह्यूमन डिजास्टर बन जाएगा, वो हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा। ठीक है ना, वहीं सरदर्द को देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेबर फोर्स देखो। लेबर फोर्स मतलब क्या होता है ना कि जो पार्टिसिपेशन होता है, जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी काम में तो लेबर फोर्स बोलते हैं। तो वीमन जो औरत है ना उनका लेबर फोर्स बहुत ही कम है, 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। अगर आप यहीं देखोगे दोस्तों, तो अगर बिहार के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है तो बिहार में लगभग 10.1 के आसपास जो है ना लेबर फोर्स है औरत का जो काम करती है, बाकी घर पर कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बिहार के संदर्भ में भी आप इसको कोट कर सकते हो कि बिहार में अगर बिहार पर क्वेश्चन आ गया तो मतलब समझ लो कि 10% जो है वर्क फोर्स है, तो कहीं ना कहीं 90% औरत क्या कर रही है, काम ही नहीं कर रही है। और यहीं पर नीति आयोग का रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक और IMF का तीनों का रिपोर्ट एक ही चीज़ सजेस्ट करता है कि अगर हम वीमन को, जो औरत है उसको लेबर फोर्स में हम इंक्रीज कर लें, उनको बढ़ा दे जितना मेल काम करता है, मेल का परसेंटेज वर्कफोर्स में काम करते हैं, वैसे ही हम वुमेन का लेबर फोर्स बढ़ा दे तो हमारे जीडीपी का लगभग 20 से 25% इफाजा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये है डिफरेंस, ये है पावर अगर हम इक्वल कर दे तो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे काम होती है ना, ऐसे इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि औरतें काम नहीं करती हैं। ठीक है, औरतें काम करती है लेकिन उनका काम गिना नहीं जाता है। जैसे सपोज करो कि आपके फादर बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनको पैसे मिल रहा है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो मेल वीमन है, जो औरत है, जो फीमेल है, वो अपने घर पर काम कर रही है। ठीक है, तो उसका काम तो हो रहा है ना, वर्क तो कर रही है वो, लेकिन वो मॉनेटरी में पैसे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसी कारण क्या है ना कि इंडिया का जो लेबर फोर्स है ना बहुत कम होता है, क्योंकि सारे हाउस वाइफ है।
ठीक है। अगर हाउसवाइफ की जगह अगर कहीं जाके कोई ऑफिस में काम करने लगती या कोई कारखाना अपना खुद का खोल लेती, समझ रहे हो, तो क्या हो जाता, इनका लेबर फोर्स जो इनकम जो जनरेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस स्किल्स ही नहीं है, अगिल का क्या है ना कि स्किल्स की कमी है। जैसे अभी एक हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें क्या है कि एक नेस्कॉम का रिपोर्ट आया है दोस्तों, उसमें 10 से 12% जो है ना लगभग MBA किए हुए बंदे जो है ना उनको जॉब नहीं, मतलब उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिला है, और इंजीनियर जो है 20-22% वो उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिला है, ठीक है ना, बाकी को नहीं मिला। मतलब समझो यहाँ पर कि अगर सपोज करो कि आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हो तो आपको उसी फील्ड में जॉब करना चाहिए क्योंकि आपका एक्सपर्टीज़ उसी फील्ड में है। लेकिन होता क्या है कि वो बैंक की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं और कोई भी जॉब कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड कोई है ही नहीं, तो स्किल्स की कमी है। और जो पढ़ाई का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं जो अभी इंडस्ट्री है उसके डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है ना बहुत ही लोवेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, मतलब एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी काफ़ी हद तक है, ठीक है। एक और है हंगर का रिपोर्ट देखोगे ना अभी, तो अभी इंडिया क्या है 107वां रैंक आया है 2001, मतलब सॉरी आउट ऑफ 121 में 107 रैंक है, अभी 2022 का ये रिपोर्ट है करंट वाला, ठीक है ना। तो हंगर भूखमरी है, हमारे अंदर गरीबी है, ठीक है ना, हमारे देश में बेरोजगारी है, तो ये सब क्या है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। और ये क्या करेंगे, अगर इनको काम नहीं मिलेगा, सही स्किल्स नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, वेले घूमेंगे, और वेले घूमेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ेगा। अब सिटीज़ में देखो, अर्बन सिटीज़ में देखो, इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, जैसे रेप का इंसिडेंट हो गया, हरेसमेंट का हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, बहुत सारे क्राइम होते हैं, ड्रग एब्यूज़, ये सब क्यों होते हैं, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। कहीं ना कहीं तक बेरोजगारी, ह्यूमन रिसोर्स को सही से आप यूटिलाइज नहीं करना, ये वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। हेल्थ डिजीज़ देखो, अगर हम ना एजुकेशन सही रहेगा, ना हेल्थ सही रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका भरपाई हमें सरकार को ही करना पड़ेगा। जैसे देखो अब कि एक रिपोर्ट है जिसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ना, जो डिजीज़ पटता नहीं है, जैसे हार्ट का डिजीज़ हो गया, दिल का बीमारी, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है ना। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ किससे होता है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ 62% से। तो हेल्थ बर्डन आ गया, ठीक है ना। अगर ह्यूमन रिसोर्स सही नहीं है तो डिजास्टर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बीमारी होंगे वो लोग, गलत चीज मतलब गलत काम गलत करने, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सब गलत जगह से जाओगे तो अब गलत चीज़ें करोगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ बर्डन बढ़ जाएगा। और हाल में ही एक रिपोर्ट आया था, उसमें क्या हुआ है कि दिल्ली जो है वो पूरे वर्ल्ड का चौथा नंबर पर सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ है। और एयर पोल्यूशन वन ऑफ द कारण है दोस्तों किसका, 62% नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हो रहा है, उसके कारण डेथ हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, तो प्रदूषित एयर, ठीक है ना। अब देखो ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो अब क्या है कि अगर हम सही से इसको यूटिलाइज नहीं करें ह्यूमन रिसोर्स को, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बर्डन आ सकता है। और हालांकि अगर हम देखें तो अभी हेल्थ का जो जीडीपी जो है पूरे कंट्री का, वो 1 से 1.25 के आसपास में वेरी करता रहता है, बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ पर, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकता है, बर्डन हो सकता है हमारे ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि अब कुछ ना कुछ तो सजेशन होना चाहिए, वे फॉरवर्ड तो होना चाहिए। तो सबसे बड़ा वे फॉरवर्ड ये है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमको जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े पॉपुलेशन हैं, वो लगभग 12% के आसपास हो जाएगा 2050 तक। तो हमें हेल्थ सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है, सोशल फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि हम लोग एजुकेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हेल्थ पर। और एजुकेशन पर क्या है कि न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 वाला, वो क्या बोल रहा है कि कम से कम 6% होना चाहिए जीडीपी का एजुकेशन पर खर्चा, जिससे क्या हुआ कि एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, तो डेमोग्राफिक जो है पॉपुलेशन जो है, यूथ है जो, उनको हम सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, खासकर हेल्थ पर भी, ठीक है ना। तो हेल्थ पर भी काफ़ी हमको क्या करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम ये सब काम करते हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा
प्रोडक्टिविटी और डिसेंट वर्क में अपने आप इफाजा आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना आ जाएगा, ठीक है ना। अगला कि हमको स्किलिंग करने की ज़रूरत है, स्किल प्रोवाइड करो, वो भी मार्केट ओरिएंटेड, मतलब मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ और देखते हैं जिसके बारे में, इंडियाज़ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, कि किस तरह से काम चल रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग क्या कर लिए, हम लोग चैलेंजेस देख लिए, वे फॉरवर्ड भी देख लिए और सिग्निफिकेंस भी देख लिए। अब इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अभी जो हाल में ही इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अब यंगेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जो यंग है ना वो वर्ल्ड में, वो कहाँ से है, इंडिया से है। और मीडियन एज की बात हम कर रहे थे ना, कि जो एवरेज एज देखा जाए ना तो इंडिया का जो 28 साल है। अब वहीं देखो, चाइना का 37 है और वेस्टर्न यूनियन का 45 है और जापान का 49 है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम यंग है, और बाकी सब जो कंट्री है ना बूढ़ा होते जा रहा है। तो बूढ़ा जब होते जा रहा है तो इनको इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, और पॉपुलेशन कहाँ से लेंगे, तो हमारे देश से ही लेंगे, जहाँ पर यंग होगा वहीं से तो लेंगे। और हमारा लगभग 62% के आसपास जो पॉपुलेशन है ना वो 15 से 59 साल 59 साल के बीच का है। डैट मीन्स दोस्तों, डैट मीन्स क्या होगा कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जो यूथ है उसको सही डायरेक्शन पर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमें क्या होगा, भुगतना पड़ेगा हमें खुद, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोला था, अभी हाल में ही आया है, कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना वो पूरा पीक पर होगा कब, 2041 में, 2041 में। तो सोचो हमारे पास कितने समय है, और अगर हम इसको सही से यूटिलाइज करें तो जो हमारा जो ड्रीम है ना 2025 में क्या करना है, $5 ट्रिलियन का हमें क्या करना है, इकोनॉमिक बनाना है, तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो फर्टिलिटी क्या है, 3.0 है। तो बिहार का डाटा देख लेते हैं, ठीक है। और बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, यहाँ पर तो इंडिया में तो 2041 बताया है, लेकिन बिहार 2060 तक भी है ना अव्वल नंबर पर रहेगा। मतलब यूथ उस समय तक 2060 तक भी रहेंगे बिहार में काफ़ी यूथ। मतलब बिहार वन ऑफ द डेस्टिनेशन बनने वाला है किसका, चीप लेबर का, चीप लेबर, जिसमें सस्ते क्या मिलेंगे, सस्ते उनको लेबर मिलेगा, ठीक है। अब जो ऑलरेडी हम लोग देख लिखे थे कि डेमोग्राफिक डिजास्टर जो चैलेंजेस देखे थे उसमें थोड़ा बहुत और देख लेते हैं कि अगर एक ऐसे डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो बहुत सारे यूथ है, अब उनको काम चाहिए, काम नहीं दोगे तो कुछ गलत काम करेंगे और सोसाइटी और कंट्री के जो प्रोडक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक तरह से वो डिजास्टर ही होगा, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल है उसका पुअर फॉर्मेशन होगा। मैंने क्या बोला था कि लगभग 7% जो MBA जो किए हुए हैं ना वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाता है, बाकी का इन एस्कॉम का रिपोर्ट है, इसको आप कोट कर सकते हैं। तो बाकी का क्या है कि बाकी का 93% क्या है, अनएम्प्लॉयड है। 20 से 30% के आसपास जो इंजीनियर है ना दोस्तों, उनको उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिलता है, बाकी कहीं इधर काम कर रहे हैं, कहीं उधर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन जो कैपिटल जो फॉर्मेशन देख तो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है ना वो मार्केट ओरिएंटेड हो नहीं रहा है, कि अगर आप जिस एम के लिए पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में नहीं। जैसे आप सपोज करो कि आप इंजीनियरिंग करके बैंक में जॉब ही कर लिए, तो अपने स्किल्स क्या करोगे, लो सोशल कैपिटल मतलब क्या है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो भुखमरी बढ़ेगा, मेल न्यूट्रिशन होगा, एनीमिया, बहुत सारे बीमारी होगा। और हंगर इंडेक्स में इंडिया का भी कितना रैंक है, 107। यही कारण है कि अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो सोशल कैपिटल भी सही नहीं होगा। जेंडर डिवाइड ऑलरेडी हम बिहार का देख लिए, बिहार का लेबर पार्टिसिपेशन कितना है, 10.1 के आसपास, 8.1 या 1 के आसपास है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वीमेन का, फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन है, और इंडिया में कितना है, सिर्फ 21% है। इंडिया में भी कोई ज़्यादा नहीं है, 21% है। तो हमें कहीं ना कहीं क्या है कि वीमेन के जो एम्पावरमेंट है और वीमेन का जो रोल है इकोनॉमिक में बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कैसे बढ़ाओगे, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करोगे, एजुकेशन दोगे, हेल्थ दोगे, तो अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमेशा देखा जाता है दोस्तों कि अर्बनाइजेशन जो होता है, जिसको शहरीकरण बोलते हैं, उसको हमेशा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है।
ठीक है, उसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ा जाता है। तो अर्बनाइजेशन भी बहुत ही कम है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बिहार का देखोगे तो 11.3 है और इंडिया का 31.2 है। ठीक है, अब स्टेप क्या लेना चाहिए, जो ऑलरेडी हम देख लिए थे, फिर से थोड़ा देख लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, हेल्थ और एजुकेशन पर काम करो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में क्या बोला हुआ है कि कम से कम 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए हेल्थ पर। और वहीं एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी जो 2020 वाला जो आया है कस्तूरी रंजन वाला, उसने क्या बोला है कि 6% एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आप इतना खर्चा करते हो तो आप जो आपके यूथ है उसको आप सही डायरेक्शन पर ले आओगे। टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाओ, जैसे यूपी सरकार बोल रही है ना कि दो हमारे दो वाला कंसेप्ट। इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का बर्डन भी कम होगा सरकार पर भी और हमारे देश पर भी, रिसोर्स पर भी, और क्या होगा उसको हम सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, स्किल देने की ज़रूरत है। ठीक है ना, स्किल देने की ज़रूरत है, जिसके कारण बहुत सारे प्रधानमंत्री का स्कीम भी चल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। एक और है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका टारगेट है कि कम से कम हमको 500 मिलियन पॉपुलेशन को क्या कर देना है, स्किल्ड कर देना 2022 तक। ठीक है, जॉब क्रिएट करो। स्टार्टअप जो इंडिया है उसको थोड़ा और बढ़ाओ, अर्बनाइजेशन को बढ़ाओ। ठीक है, और उसके बाद रिटायरमेंट जो है ना 60 साल की जगह ना उसको बढ़ा दो आगे। अब क्या करोगे, जब यूथ ही इतना है तो उसको क्या करोगे। अब जो भी यूथ के अलावा जो भी बूढ़े लोग बच गए हैं वो क्या करेंगे, हमारे पर बर्डन ही तो आएंगे ना, तो उनका एज ही बढ़ा दो। अगर सपोज करो 60 से हम 70 कर देते हैं या 65 कर देते हैं, तो एक तो क्या होगा कि उनको जो इनकम मिलेगा उससे इनकम टैक्स हमें सरकार को आएगी, और हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है ओल्ड पर वो कम होगा। ठीक है, तो दीज आर द सम इशूज़। वहीं पेज रिपीट हो गया। अब हम थोड़ा बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार के बारे में डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, उसके बारे में क्या प्रोसेस है, अभी तक क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो चैलेंजेस देखो, अब सिग्निफिकेंस जो हम लोग किए हैं बिहार में भी वहीं आएगा। ठीक है ना, चैलेंजेस जो किए हैं बिहार में भी वहीं आएगा, और वे फॉरवर्ड जो किए हैं बिहार में भी वहीं आएगा। कुछ डाटा जो चेंज होंगे वहीं डाटा हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का 3 स्तर है। आपको स्वास्थ्य पर काम करना होगा, नॉलेज पर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। ठीक है ना, और वहीं HDI का रिपोर्ट देखोगे तो बहुत ही लो है, इंडिया 132 नंबर पर है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो डेंसिटी है काफ़ी हाई डेंसिटी है इंडिया में, 1106। अर्बनाइजेशन है 11.3%, सेक्स रेशियो है 918 और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935। ठीक है, लेकिन बिहार सरकार जो है ना सोशल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है। क्यों? क्योंकि जो बिहार के यूथ है उसको क्या करें, सही डायरेक्शन में ले जाए। तो एक डाटा है, जो डाटा आप कोट कर सकते हैं, बिहार सरकार 2019-20 में 41.9, मतलब ओवरऑल देखोगे ना तो 40% से ज़्यादा ही सोशल सेक्टर पर इन्वेस्ट कर रही है। सोशल सेक्टर पर कौन आएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर्स। ठीक है, खासकर एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा बिहार में हो रहा है। इस साल भी कितना हुआ था, 15% के आसपास हुआ था। ठीक है, बिहार का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो क्या है 60%। सोचो 60%, तो इसको हार्नेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब जरूरी कैसे है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है बिहार का, 69.5 है। और बाकी अब देखो इसको कैसे हार्नेस करोगे। ठीक है ना, तो बिहार एक अवसर प्रदान करता है पूरे इंडिया के लिए। चीप लेबर है, ठीक है ना, चीप लेबर है। बिहार का जो क्लाइमेट कंडीशंस बहुत है, सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए काफ़ी सूटेबल है, तो उस पर आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, और जो इनके जो लेबर है वो सिर्फ बिहार ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में डेवलपमेंट का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है, तो वहीं पॉवर्टी है। पॉवर्टी में हम लोग गरीबी में क्या है, गरीबी में सबसे कम है। MPI का रिपोर्ट क्या बोलता है कि हमारा जो पॉवर्टी है बिहार सबसे गरीब है, 9.1 के 51.9 के आसपास। ठीक है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बिहार में बहुत जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 5.1 है। ठीक है, बेरोजगारी है, स्किल नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, एग्रीकल्चर का कंडीशन नहीं है। एग्रीकल्चर का हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, मानसून पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारे ड्राउट्स हो गया, कभी हीट वेव आता है तो पूरा फसल सूख जाता है। दीज आर तो बहुत सारे जो कारण हैं जो आगे हम लोग पढ़े थे, जो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डेवलपमेंट करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, तो बिहार सरकार स्किल प्रोग्राम चला रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है। स्टार्टअप पॉलिसी लाई है 2022 वाला, जो हम लोग क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बिहार का स्कीम्स है। उसके बाद उद्यमी योजना चला रही है बिहार। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा, उद्यमी योजना चला रही है। इसमें फीमेल यूथ
SC ST और EBC के लिए है, जिसमें क्या होगा कि जो यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल है वो प्रोवाइड किया जाएगा सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विजन 2022, ठीक है। उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल पॉलिसी, ये सब क्या है, दीज आर सबसे इम्पोर्टेंट है 7 निश्चय 2। तो ये क्या है, ये सब स्टेप है, ये क्या करेगा कि विकास के काम में, सोशल सेक्टर के विकास के काम में, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा किसका, ह्यूमन बिहार के जो यूथ है उसका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग कोई और टॉपिक देखेंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।